Hi, I am Vinay Rajput and welcome to JPS platform. Our discussion is going on in biology, life science portion और बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं कंटिन्यू। मैं बेसिक्स पे बात कर रहा था, बायोलॉजी की बेसिक्स, और जितनी बेसिक्स रिक्वायरमेंट यूपीएससी और पीएससी के लिए है मैं उतना ही बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने हिस्ट्री से लिंक करने की कोशिश की है, बिकॉज चीज़ें हिस्ट्री से लिंक थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लिंक करके दे दूँ। अदरवाइज चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड भी जा सकती है बायोलॉजी में। और बहुत जल्दी हम लोग मे बी आज से ही माइक्रोबायोलॉजी कुछ ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सेरीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर क्या है, वैसे फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या है, पिस्सीकल्चर क्या है, ऐसे बहुत सारे कल्चर कल्चर करके बहुत आपको ब्रांचेस हैं बायोलॉजी में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। तो वो आप पहले समझ लो माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ऐसे बहुत सारे फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, डिसजेनिक्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये टर्म से अवेयर हो जाओ आप, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फिर सेल स्टार्ट करेंगे और सेल के बाद फिर तो यूं निकलेंगे। कैसे? यूं मतलब बहुत एक कंसाइज वे में आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आती है, डिटेल नहीं है आपका एग्जाम में, डिटेल नहीं है। सेल में जाओ या फिजियोलॉजी में जाओ, या मैं जितनी भी पोर्शन आगे कवर करूंगा वहां पे आपकी लिमिटेड है, बट यहाँ पे चीजें बहुत लिंक है, क्योंकि हिस्ट्री आपके एग्जाम में है, इतिहास, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा लिंक कर ही दूं, ठीक है। तो मैं पिछली क्लास में मैंने पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ बायोलॉजी आपको, है ना। जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो पहले के लेक्चर देख के आए, तभी वो उनको समझ में आएगी चीजें, अदरवाइज डायरेक्ट में भी समझ में ना आए। तो पिछला लेक्चर जो भी आ चुके हैं ना, पीछे के लेक्चर, उनको देख ले आप, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि चल क्या रहा है यहाँ। नहीं तो ऐसा लगेगा धुआं धुआं, एकदम से आ जाओगे तो मे भी ऐसा लगेगा कि धुआं धुआं हो रही है चीजें, पता नहीं क्या बता रहे हैं, है ना। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो काम की चीजें हैं, और कुछ चीजें मैंने हिस्ट्री से लिंक करने की कोशिश की है, ताकि आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करेगा। और अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मेंस लिखना है आपको, राइटिंग करनी है, पीएससी हो या यूपीएससी हो, दोनों में, सिविल सर्विसेज में, दोनों एग्जाम सिविल सर्विसेज में भी आपको मेंस की राइटिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लिंक कर दिया। और मैंने उतना ही लिंक किया है जितना जरूरत है बायोलॉजी से लिंक करने की। अदरवाइज जानती हो, फिर आप अगर जा रहे हो अंदर हिस्ट्री में तो कितनी हिस्ट्री है। तो मे बी मैं हिस्ट्री फ्यूचर में कभी लूंगा, हिस्ट्री पढ़ा दूंगा मैं आपको पीएससी और यूपीएससी के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, क्योंकि पीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री है नहीं। अगर मैं एमपीपीएससी की बात कर लूँ, अलग अलग पीएससी के सिलेबस अलग अलग है, किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री है, किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है ना, विश्व इतिहास। तो मैं आगे जाके देख लूंगा उसको कैसे डील करना है, हिस्ट्री वगैरह। और मैंने क्या बात किया पिछली क्लास में, हम लोगों ने विश्व में जितने भी फॉरेनर जो भी साइंटिस्ट रहे हैं और जीव विज्ञान को डेवलप करने में जो भी उनका योगदान रहा है, मैंने उनका पूरा वर्णन जितना हो सकता है मैंने उतना किया, ठीक है। और भी चीजें हो सकती हैं बात, लेकिन फिर ओवर हो जाएंगी। फिर नीट एक एग्जाम होती है, वहां पे भी डिस्कशन किया जाएगा, तो हर एक एग्जाम का एक लेवल होता है। तो उसके हिसाब से मैंने यूपीएससी के हिसाब से आपको चीजें बताई हैं। हाँ, ये जरूर है, मैं जब साइंस टेक पढ़ाने वाला हूँ आपको, स्टार्ट होगी, तो वहां पे भी कुछ लोगों की जिक्र करनी है मुझे, है ना, साइंस के हिसाब से। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा 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 जो बचे रहेंगे उनको जिक्र कर दूंगा। यहीं पे अगर सारा जिक्र करने लगूँ तो लगभग लगभग 20-22 लेक्चर में इसी में लगा दूंगा, ये लिंक करते करते, है ना। तो इसीलिए मैंने एक नॉर्मल वे में बताता गया आपको, थोड़ी सी लिंकिंग में देता गया, ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। क्योंकि यूपीएससी और पीएससी में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स से एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। एसएससी रहता या और भी लोअर लेवल्स के एग्जाम जो हैं उसमें काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये लेक्चर्स वो लोग देखेंगे तो उनकी तो ऑलरेडी मजा ही आएगा, चीजें अच्छी लगेंगी और उनका एग्जाम तो ऑलरेडी कवर होगा ही होगा, है ना। बट आपके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करके चीजों को, हिस्ट्री से लिंकिंग करके चीजों को बताने की कोशिश की है। मैंने पिछले क्लास में मैंने फॉरेन के कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश की, विदेश में लोगों ने कैसे जीव विज्ञान को डेवलप किया। फिर मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताने की कोशिश की, मैंने चरक सुश्रुत न जाने क्या 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 कितने लोगों को बता डाला, ठीक है। और मैं फिर से वो उनको बताना लगा कि रिवाइज करा दूं, तो फिर से वो 20-25 मिनट निकल जाएंगे। इसीलिए मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा आज, क्योंकि मैं 4-5-6 लेक्चर से रिवाइज ही करा रहा हूँ, 10-15 मिनट निकल जाते हैं उसमें। तो टाइम वो नहीं करना, आप उसको देखें, रिवाइज करें खुद, ठीक है। अदरवाइज मैं फिर चरक की कहानी बताने लगूँ, ये मैंने बताया, तो फिर समय निकल जाएगा। तो मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं, जो पिछले क्लास में मैंने बात की थी, आचार्य जैसी बोस, ये लास्ट मैंने रखा है कि मैं इनको डेवलप कर, इनको बता के, और ब्रांचेस में जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं मैं उसमें एंट्री कर ही जाऊं, ठीक है। क्योंकि
अगर मैं इनके बाद भी नाम ले लूं तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं इंडिया के जिनका जिक्र किया जा सकता है, लेकिन कितना करोगे। तो मैं, क्योंकि साइंस का हर पोर्शन मैं ही पढ़ाऊंगा, साइंस टेक पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा आपको, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कुछ लोग लिंक होंगे वहां मैं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी में जो लोग लिंक होंगे वहां पढ़ाऊंगा, कुछ जियोलॉजी में लिंक होंगे वहां पढ़ाऊंगा, मौका मिला हिस्ट्री पढ़ा दूंगा आने वाले समय में। बट ये पोर्शन पहले मैं कवर करूंगा जिसमें लोगों को प्रॉब्लम ज्यादा है पूरे देश में है, खासकर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो आऊंगा मैं। और साइंस टेक जब मैं आऊंगा, फर्स्ट मैं एनर्जी से स्टार्ट करूंगा, एनर्जी पोर्शन, उसके बाद फिर फर्दर स्पेस, उसके बाद फिर आईसीटी का पोर्शन कवर करूंगा, नेटवर्किंग वगैरह, मोबाइल नेटवर्किंग, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें बात करूंगा। उसके बाद फिर मैं बायोटेक्नोलॉजी लास्ट में कवर करूंगा, क्योंकि मैं बेसिक तो आपको यहीं पे डील कर रहा हूँ। तो बायोटेक का जो भी पोर्शन है, जो भी टेक्निक्स है, लास्ट में डील करूंगा। नैनोटेक पहले हम लोग कर लेंगे, नैनोटेक रोबोटिक्स की बात होती है वो हम लोग कर लेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेंगे साथ में ये चीजें। फिर उसके बाद आईपीआर जो है, जो अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्री में क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, ठीक है। और आएंगे भी, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब चीज रिलेटेड है, मैं इनका जिक्र पहले ही कर दूंगा, क्या क्या होती है वो सब समय आने पे मैं कवर कर दूंगा। बट साइंस टेक्नोलॉजी एनर्जी से स्टार्ट करूंगा। एनर्जी में हम लोग टोटल एनर्जी पढ़ेंगे, सरकार की पॉलिसीज पढ़ेंगे, जो भी प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की, रिन्यूएबल एनर्जी पे हो चाहे जो भी एनर्जी पे हो, रिन्यूएबल पे ही जानते हो आप कितने गीगावाट की एम था, उसको बढ़ाया भी गया है ना, कितना किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी से हमें पावर बनानी है। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हो चुकी थी, उससे हम लोगों ने फिर आईएनडीसी वगैरह मैं बात करूंगा, उसका नाम एनडीसी भी किया गया है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। सारी चीजें लिंक होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी वाली पोर्शन में थोड़ी सी मुझे रिन्यूएबल एनर्जी और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आऊंगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा डील करूंगा ही करूंगा, इंटरनेशनल और नेशनल इंडिया का, ठीक है ना। चाहे इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन जितने भी रूल है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो जाए, है ना, सारी चीजें में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो जाए, सब चीज यहाँ पे हम लोग डील करेंगे जो रिलेटेड है। सीपीसीबी की बात करेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करूंगा मैं। उसके बाद मैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, जो ये कॉन्सेप्ट है, कार्बन ट्रेडिंग, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो ये दी गई है कि इसके माध्यम से भी कुछ चीजें लोगों को थोड़ा सा आराम दिया गया कि ये भी आपको एक मैकेनिज्म है, इसके थ्रू आप अपनी पॉल्यूशन कम कर लो। तो मैं चीजों को बताऊंगा। अभी मैं बायोलॉजी का पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ और हम लोग बायोलॉजी कंटिन्यू करते रहेंगे, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, इसी बीच में पहले ही मैं साइंस टेक स्टार्ट कर दूंगा, तो दो दो आपको चीजें मिलने लगेंगी। साइंस टेक के बाद मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बाद इन्हीं बीच में अगर मौका मिला तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में से किसी एक को स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे नीट का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, नीट मेडिकल एग्जाम जो होती है, नीट का भी बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है ना। और इंजीनियरिंग की ऑलरेडी चल रही है, गेट एग्जाम की ऑलरेडी, मैकेनिकल, सिविल एंड एक्सी ब्रांच की मैंने मैकेनिक्स स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद मैथमेटिक्स उसके बाद स्टार्ट होगी। तो जो भी लोग देख रहे हैं, जिनके जिनके घर में जो भी है, मैं यहाँ यूट्यूब पे आया हूँ तो लोगों को बताओ, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी बायोलॉजी में कैसा मिल रहा है, और जो मैकेनिक्स देख रहे हैं, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उनको भी पता चल रहा है कि क्या क्या मैं दे रहा हूँ, किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, है ना, और एग्जाम में किस तरीके से आपको मजा आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आने का मेरा जो मेन मकसद है यूट्यूब पे वो यही है कि लोगों को मैं बता दूं, हर चीजें जो है उनमें मैं लोगों को सिंप्लीफाई कर दूं, है ना, आराम कर दूं लोगों के लिए कि कुछ नहीं है, बहुत आराम है। अदरवाइज मैं अगर ऑफलाइन में आके पढ़ाता तो मे भी पॉसिबल नहीं था कि मैं इतने एग्जाम्स को कवर कर लूं। बट दिस इज द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं अलग अलग चीजों को कवर करूंगा। जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहा हूं तो बहुत लोगों ने मुझे बोला, क्योंकि मैं एक ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, आपकी जो कुछ ब्रांचेस पढ़ाने हैं ना मुझे, शाखाएं, तो फार्मेसी में और बीएससी में माइक्रोबायोलॉजी होती है, और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी होती है एमबीबीएस में, जब लोग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वो भी पढ़ा दो। तो मैंने यही बोला उनसे कि फर्दर में आने वाले समय में माइक्रोबायोलॉजी, दो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है एमबीबीएस की, और यू कैन से बीएससी की या बी फार्मा की, माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट एंड बायोकेमिस्ट्री, दो ये मेरी फेवरेट है। आपको लग रहा होगा दो, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कुछ इंक्लूड होती हैं, बहुत सारे ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी में आती हैं, ये सिंपल ब्रांच नहीं है, मोस्ट ऑफ द बर्निंग टॉपिक है ये इस सेंचुरी में, माइक्रोबायोलॉजी। अब वायरस जो डील करते हो ना, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही आ जाती है ये, है ना। माइक्रो मतलब छोटी सूक्ष्म चीजों की बात हो रही है। तो मैं कहीं ना कहीं लेके आऊंगा, जो मैं नीट पढ़ाने वाला हूं, जो लोग एमबीबीएस में जाएंगे मैं उनको जाहिर सी बात है माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वहां जरूर पढ़ाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, एम्ब्रियोलॉजी वगैरह भी लेके आऊंगा मैं, उस समय आने के बाद है। बट कहीं ना कहीं अभी मैं यहाँ से जो चीजें चल रही हैं इसको मैं लेके चलूँ पहले, है ना, एक बार में ही सारी चीजें स्टार्ट करना सही नहीं होगा। फिर भी मैं 3 एग्जाम को तो लेके चल ही रहा हूँ,
2 एग्जाम चल रही है अपनी, एक में यूपीएससी और पीएससी जो कंबाइन है, और साथ में एसएससी एसएससी वाले जितने लोग हैं वो सारे लेक्चर देख सकते हैं, बिकॉज मैं थोड़ा सा ऊपर ही दे रहा हूँ, आपको पूरा ही काम आ जाएगा, ठीक है। और बात रही इंजीनियरिंग की, वो चल रही है। तीसरी मैं नीट का स्टार्ट करने वाला हूँ, तो नीट भी बहुत जल्दी आ जाएगी वीडियो। बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री उनका भी डील करूंगा, तीनों सब्जेक्ट उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो जो जिनके घर में जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं उनको बता देना, मेरा पहला लेक्चर ही आएगा, उन्हें उसी समय पता चल जाएगा कि नीट में किस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ। और यू लर्न नीट, नीट की जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी, वो आप एक इंजीनियर से पढ़ने वाले हो, है ना। द इंजीनियर हु वर्क्स इन रॉकेट साइंस रिसर्च पोर्शन एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये चीजें में मेरी वर्क है और मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। तो जाहिर सी बात है नीट के लिए ये तो आपको पता चल ही रहा है मैं कितना अपने आप को रोक के चल रहा हूँ, क्योंकि एक लिमिट नहीं है ना बायोलॉजी की। नीट भी है, एमबीबीएस है, उसके बाद पीजी है, उसके बाद डॉक्टर, तो बहुत चीजें हैं ना। अगर मैं बीएससी में चले जाऊँ तो बीएससी है, एमएससी है, एमफिल है, पीएचडी है, या अगर बायो से कर रहे हो आप तो बहुत बड़ी दुनिया है। बट एक अपने आप को रोकना, बिकॉज आई नो माइक्रोबायोलॉजी इन एमबीबीएस लेवल, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में जानता हूँ, बायोकेमिस्ट्री जानता हूँ, एम्ब्रियोलॉजी जानता हूँ, भ्रूण की जो एम्ब्रियोलॉजी जो होती है ना, भ्रूण विकास की जो स्टडी की जाती है, तो रोकना बहुत मुश्किल होता है। बट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए मुझे आपको उतना ही देना है ताकि आपका एग्जाम निकल जाए। आपको उतना ही मैं दे रहा हूँ। कोशिश ये है कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मे भी आप जो पढ़ रहे हैं, जो भी लोग, आपको लग रहा होगा नहीं मिलेगा आपको जल्दी, क्योंकि ये मेरी इतनी डाइवर्स जो बैकग्राउंड है ना मेरी, और शायद में भी आप लोग समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं, मे भी आप लोग बहुत जगह पढ़े हो और समझ में आ रही होगी सब चीज कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और जस्ट एम ये है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता था, और यही मुझे एक प्लेटफॉर्म लगा जिसके माध्यम से मैं देश के लिए कुछ करूं। और फाइनली मैं स्पेस साइंस में रिसर्च कर रहा हूं, रॉकेट साइंस मैंने बताया, और उसमें मुझे देश की मदद की जरूरत होगी आने वाले समय में। जैसे एलॉन मस्क को जरूरत और उसको मदद मिलती है पूरे कंट्री से, पूरे देश से, पूरे दुनिया से, जस्ट मुझे भी मदद की जरूरत पड़ेगी। स्पेस साइंस में जब रिसर्च कर रहा हूं, जब मैं इंडिया में उस इंडस्ट्री को, जो कि स्पेस में भारत हमेशा आगे रहा है, तो कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम ने जो काम किया, मैं उसी चीज को आगे लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मैं पहले सोचा मैंने कि क्यों ना पहले देश की ऐसी सेवा कर लूं ऐसे, और मेरा रिसर्च पोर्शन ऑलरेडी चल रही है, और फाइनली मैं उसमें चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग समझ भी जाएंगे मुझे अच्छे तरीके से, है ना। ये जानने का एक मौका है, जब मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग की चीजें पढ़ा रहा हूँ, नीट का पढ़ाऊंगा, फाइनली मैं मार्च अप्रैल मई में मैंने बताया भी है कि रॉकेट साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स चीजें आ जाएंगी, वो उस लेवल पे होंगी, एकदम चरम लेवल पे होंगी, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर ऊपर जाएंगे हम लोग। बायोटेक भी मैं पढ़ाऊंगा उस लेवल पे, नैनोटेक भी पढ़ाऊंगा। और आपके एग्जाम में जो, अगर मैं पीएससी की बात करूं या यूपीएससी, तो बहुत छोटी चीजें आपकी यहाँ तो पॉलिसीज वगैरह है, बेसिक टर्मिनोलॉजी ही पढ़नी है, काम हो जाता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज पढ़ोगे, प्रॉस कॉन्स पढ़ोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ोगे, और बस काम चल जाती है आपकी, है ना। तो बहुत लिमिटेड है आप में, इसलिए मजा करो। जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही मजा आएगा, और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही कवर करूंगा। तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की मैंने पिछली बार बात की थी, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। यहीं से मैंने छोड़ा था पिछली क्लास को। जगदीश चंद्र बोस 1858 टू 1937, ठीक है, ये उनका काल रहा है। और जगदीश चंद्र बोस, आपको समझ में 1857 की क्रांति आपको पता है, तो कहीं ना कहीं उस समय भारत लगा भी था। तो जिस समय पूरे दुनिया में मैंने बताया था कि सभ्यता का विकास हो रहा था, सिविलाइजेशन की विकास हो रही थी और इवॉल्व कर रही थी सिविलाइजेशन पूरे दुनिया में, उस समय भारत कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा था, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा था कि वो आजाद हो जाए, है ना। तो संघर्ष में वो लगा हुआ था भारत उस समय, काल देख लो। उसी समय महान विभूतियों का जन्म होता है, उसी समय महान विभूतियों का, महान महान वैज्ञानिक, महान विद्वानों का भी जन्म हुआ उस समय। उनमें से ये एक पर्सन थे, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। और इनकी बात मैं करूं, जगदीश चंद्र बोस का जो जन्म हुआ वो मैमन सिंह नामक एक शहर है, एक सिटी है मैमन सिंह, जो कि अभी राइट नाउ बांग्लादेश में है। विभाजन के बाद बांग्लादेश में चला गया, आपको पता है बंगाल का विभाजन हुआ था तो बांग्लादेश बन गया उधर, ठीक है। और वेस्ट बंगाल अपना वेस्ट पोर्शन, बंगाल का वेस्ट बच गया तो वेस्ट बंगाल इसका नाम हो गया। तो मैमन सिंह में इनका इनका शहर जो है, वहां पर उनका घर था, वहां के रहने वाले थे। और इनके जो पिताजी थे वो उपदंडाधिकारी थे। उपदंडाधिकारी मतलब डिप्टी कलेक्टर थे। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, जो डिप्टी कलेक्टर, जाहिर सी बात है। तो उपदंडाधिकारी थे, दंडाधिकारी, उपदंडाधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर थे इनके पिताजी भगवान चंद्र बोस, ठीक है।
और भगवान चंद्र बोस ने इनकी जो पढ़ाई, शुरुआती जो पढ़ाई थी, बिकॉज डिप्टी कलेक्टर थे तो अच्छे पैसा तो होगा, जाहिर सी बात है ना, आप भी तो इसीलिए कर रहे हो, डिप्टी कलेक्टर में पावर पैसा, ठीक है। तो उन्होंने लेकिन जेसी बोस को बड़े स्कूल में नहीं डाला पढ़ने के लिए, और नॉर्मल जो कलकत्ता में जो उनके जो स्कूल हुआ करती है ना, नॉर्मल स्कूल, प्राइमरी स्कूल रिलेटेड, उसमें इनको प्राइमरी शिक्षा में डाल दिया पढ़ने को, ठीक है। उनका मानना था ये कि जो बच्चों की शुरुआती जो पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, वो उनके मातृभाषा में ही होनी चाहिए, फिर बाद में आप इंग्लिश मीडियम कर दो, जो भी कर दो, बट शुरुआत की जो शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। इनका पिताजी का मानना था, और बहुत ही स्वदेश विचार वाले, स्वदेशी विचार वाले इनके जो पिता थे, बहुत ही स्वदेशी विचार वाले थे, और ये भी बहुत ही स्वदेशी विचार वाले थे। तो भारतीयता को बहुत महत्व देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, दोनों लोग, पिताजी भी और ये भी। तो कहीं मेमन सिंह के पिता, घर का, शहर का नाम, पिताजी का नाम भगवान चंद्र बोस, इनकी पहली जो पढ़ाई हुई गांव में हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल में थोड़ी, जब 11th-12th क्लास, इन क्लासेस में जब पहुंचे, थोड़ी सी आगे जब पढ़े, तो सेंट जेवियर्स में 8, 9, 10 इन क्लासेस में जब थे वो, तो सेंट जेवियर्स स्कूल में वो पढ़ाई की है। उसके बाद जब वो डिग्री के लिए जब गए तो इंग्लैंड गए, है ना, डॉक्टर्स की डिग्री करने के लिए। तो इंग्लैंड जब गए तो बीमारी के चक्कर में बीमार पड़ गए थे, तो वापस आ गए इंग्लैंड से। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया, वहां पे उन्होंने एडमिशन लिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोटनी से रिलेटेड इन्होंने डिग्री प्राप्त की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बोटनी से रिलेटेड, बोटनी पौधा विज्ञान, इससे रिलेटेड इन्होंने डिग्री वहां पे ली। फिर डीएससी की उपाधि ली, बीएससी, डीएससी आपने नाम सुना होगा, डीएससी की भी उपाधि ली। और कहीं ना कहीं जब वो कैम्ब्रिज गए थे पढ़ने के लिए, तो उस समय इनके जो गुरु थे ना, चार्ल्स डार्विन आपको पता होगा, मैं इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन की पूरी कहानी बताऊंगा। उनके पुत्र थे फ्रांसिस डार्विन और रेली एक साइंटिस्ट थे, रेली, जो कि कहीं ना कहीं नोबल गैसेस होती है ना केमिस्ट्री में, जब पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, पूरी के पूरी पीरियड्स में पढ़ाऊंगा, ग्रुप वगैरह वहां पे, तो नोबल गैसेस सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगी, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, ये सब आ जाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, रैली ने इन चीजों पे बहुत वर्क किया है ना, और रियल गैसेस की खोज का भी श्रेय जाता है कहीं ना कहीं रैली का। तो रैली और फ्रांसिस डार्विन, जो कि चार्ल्स डार्विन के पुत्र थे, ये दोनों, फ्रांसिस डार्विन और रैली, ये दोनों के दोनों गुरु थे किसके, इनके जगदीश चंद्र बोस के, जब ये कैम्ब्रिज में उधर गए थे पढ़ने के लिए, है ना, डिग्री लेने के लिए गए थे, तो उस समय इनके गुरु थे। उसके बाद वहां से पढ़ने के आने के बाद इनको प्रेसिडेंसी, जब वहां से डिग्री ले ली तो फिर कलकत्ता आए थे, कलकत्ता वापस आए, अपने देश वापस आए पढ़ के। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि वो पढ़ने के बाद भी उतनी हाई जगह से, उतने हाई लेवल की नॉलेज लेके कैम्ब्रिज से आए, और फिर देश को अभी भी नहीं छोड़ा, और देश ही आए वापस लौट के। अदरवाइज बहुत लोग तो कहते हैं अब देश क्या, अब तो विदेश में ही रहो, ठीक है, लेकिन इन्होंने देश को छोड़ा नहीं, पढ़ने के बाद देश वापस आए, कोलकाता में आए, और प्रेसिडेंसी कॉलेज थी कोलकाता में, वहां पे इन्होंने एक टीचर का काम करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और उसमें लेकिन मैक्सिमम जो थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, उसमें मैक्सिमम, क्योंकि अंग्रेज का शासन था उस समय, तो अंग्रेजी टीचर हुआ करते थे, ब्रिटिश टीचर थे। और उस समय ऐसी चल रही थी चीजें कि मैक्सिमम लोग उस स्कूल में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, ब्रिटेन के ही टीचर थे, ब्रिटिश टीचर थे, अंग्रेज टीचर थे, और ये वहां पे टीचिंग करने आ गए, वहां से डिग्री लेके कोलकाता में पहुंचे प्रेसिडेंसी कॉलेज में। तो क्या हुआ कि उस समय इनको पता चला कि जो वहां के टीचर हैं, जो ब्रिटेन वाले, उनको जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, और जो भारतीय टीचर जो होते हैं उनको जो तनख्वाह मिलती है, वो कहीं ना कहीं आधा हो जाता है। उनके कंपैरिजन में भारतीय टीचरों को, भारतीय शिक्षकों को आधा वेतन लगभग मिलता है। इनको ये बात अच्छा नहीं लगा, इन्होंने थोड़ा विरोध किया। तो विरोध किया तो शुरुआती दौर में इन्होंने 3 साल तक वेतन ही नहीं लिया, इस चीज को विरोध करते करते कि नहीं, हम नहीं सहेंगे, हमें भी वेतन उतना ही चाहिए, हमें भी वो सम्मान चाहिए जो कि ब्रिटेन के टीचर को मिलता है, जो कि अंग्रेजी टीचर को मिलता है, अंग्रेज के टीचरों को मिलता है, वो सम्मान और वो पैसा, जो सैलरी उनको मिलती है, क्योंकि हम भी उतना मेहनत करते हैं, तो हमें भी मिलना चाहिए, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो हमें भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज 3 साल तक चली, उन्होंने 3 साल तक कोई वेतन नहीं लिया, ठीक है। और इस प्रकार ये पहले व्यक्ति है, महात्मा गांधी से भी पहले व्यक्ति है, जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। आप देख लो, समय देखो, इस प्रकार ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने, अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू वगैरह में, तो आप बता सकते हो, ये बहुत ही अच्छा आंसर है कि पहले व्यक्ति इस प्रकार हो गए जिन्होंने इस बात की विद्रोह की थी कि नहीं, वेतन पूरा चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो पूरा वेतन लूंगा, और वो सम्मान लूंगा जो कि ब्रिटेन के टीचरों को मिलती है, वही सम्मान चाहिए। तो इस प्रकार ये पहले व्यक्ति थे जो कि महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह आंदोलन को स्टार्ट कर दिया।
लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्होंने 3 साल तक वेतन नहीं लिया तो इनको पैसे की तो कमी आएगी, जाहिर सी बात है, पैसे की कमी तो आएगी, वेतन ले नहीं रहे हो। तो इनका कलकत्ता शहर में घर था और ऐसी कहानी है। तो कलकत्ता शहर में सोचो, ये इतने महान व्यक्ति की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, खासकर बायोलॉजी में तो इन्होंने एक जैव फिजिक्स, जैव भौतिकी नामक शाखा को ही जन्म दे दिया, इन्होंने बायोफिजिक्स को ही जन्म दे दिया था, है ना। मैं बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में। तो पैसे की कमी होगी, 3 साल इन्होंने वेतन नहीं लिया विरोध में, है ना। तो इन्होंने कलकत्ता में इनकी जो घर थी, अच्छा घर था, उनको बेच दिया इन्होंने, और बेच के और जो पैसा मिला कुछ अपना खाने पीने के लिए जो भी चाहिए, और बाहर गांव में जाके थोड़ा आउटर एरिया में इन्होंने अपना एक छोटा सा घर लिया। उसके बाद कोलकाता आना पड़ता था इनको, कॉलेज में पढ़ाते थे तो कोलकाता आते थे। तो क्या था कहानी इनकी कि इनकी पत्नी भी साथ में आती थी और हुगली नदी से होते हुए लोग नाव से आते थे। तो पत्नी भी सुबह सुबह चलती थी और नाव से इनको छोड़ देती थी हुगली नदी को पार करते हुए, है ना। और उसके बाद ये चले जाते थे पढ़ाने, फिर पत्नी वापस आ जाती थी। फिर शाम को जब इनको आना होता था ना कॉलेज से वापस घर, तो फिर पत्नी जाती थी और फिर रिसीव करके आती थी लेके, फिर हुगली नदी को पार करके फिर वापस आती थी। ये कहानी थी इनकी, कितना स्ट्रगल था सोचो, ठीक है। उसके बाद अभी तो तुम लोगों को लगता है कि बस तुरंत मिल जाए, है ना, चट मंगनी पट बिया, तुरंत हो जाए काम, जो है अभी अभी निकल जाए, एग्जाम अभी निकल जाए। आज तैयारी करना स्टार्ट किए, सुबह उठे कल बन गए डिप्टी कलेक्टर, कल बन गए आईएएस ऑफिसर। ये चाहिए लोगों को, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। थोड़ा मेहनत करो, इतना जल्दी में चीजें नहीं होती है। और मोटिवेशन, रोज मोटिवेशन चाहिए लोगों को, रोज, मतलब खाने में भी मोटिवेशन कुछ मिल जाए तो भी चाहिए। इतना डिमोटिवेटेड हो गए हैं लोग, है ना, कि अरे मोटिवेशन कहां से आएगा, पढ़ोगे तो मोटिवेशन रहेगी, नॉलेज रहेगा और तुमको अपने आप में पता रहेगा कि मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास है खोपड़ी में कुछ चीजें जो मैं एग्जाम में या दुनिया में कहीं भी यूज कर सकता हूं, तो ऑलरेडी मोटिवेशन रहेगा। और जब ये खाली रहेगी ना तो मोटिवेशन कभी नहीं रहेगी, हमेशा डिमोटिवेटेड रहोगे, है ना। अब बार बार लोगों को सर्च करोगे यूट्यूब पे, जो कचरा भरा पड़ा है कितनी लोगों का, बेहतरीन लोग भी हैं यूट्यूब पे और कचरे भी हैं, दोनों के दोनों हैं, हर जगह ये प्रॉस कॉन्स होते हैं, है ना। चित पट दोनों जगह है, हर जगह ये चीजें मिलेगी आपको। तो खोजते रहोगे कहाँ मोटिवेशन मिल जाए, कहाँ मिल जाए, है ना। जिंदगी ऐसी नहीं चलती है, काम करोगे तो मोटिवेशन रहेगा, नहीं करोगे तो डिमोटिवेटेड हमेशा रहोगे। 5 मिनट के लिए मोटिवेशन लोगे और फिर उसके बाद छठा मिनट फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। यही कहानी है, आज मोटिवेशन कल डिमोटिवेशन, ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ते रहोगे मोटिवेशन हमेशा रहेगा। खुद पूछना ना, मैंने पढ़ा है, तुमको लगेगा मेरे पास है कुछ चीज, अपने आप मोटिवेटेड रहोगे। इसीलिए इनकी लाइफ देखो, हिस्ट्री में इनको काम आएगी। मैंने सत्याग्रह आंदोलन से लिंक किया है, हिस्ट्री में तो ऐसी कहानियां पढ़ते रहते हो, क्योंकि बायोलॉजी का बहुत बड़े आदमी है, इन्होंने देश में और विदेश में दुनिया में बहुत कुछ दिया है बायोलॉजी से रिलेटेड। धीरे धीरे मैं जिक्र कर रहा हूं। तो कोशिश ये करनी है कि पढ़ाई करें, तब मोटिवेशन रहेगा, है ना। और एजुकेशन है, नॉलेज है, तो नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आती है, याद रखना। अगर नॉर्मल वे में बात करूं, पढ़ाई करने वाले लोगों की बात करूं, तो कॉन्फिडेंस जो है नॉलेज से आती है। जब तुमको पता चल जाएगा मेरे पास कुछ चीज है, अपने आप तुमको कॉन्फिडेंस आएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया बता दो। जिसको ओवर कॉन्फिडेंस रहती है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, उसको बहुत कम नॉलेज होती है, तो क्या करेगा, वो बार बार बाहरी लोगों से पूछेगा। जैसे उसको कुछ चीज लगेगा ना कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो बार बार आदमी से पूछवाएगा, मैं सही कर रहा हूं ना, मैं सही कर रहा हूं ना, तो वो सामने वाला ही बोलना चाहिए हाँ तू सही कर रहा है। अगर नहीं बोला ना तो ये रूठ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस पीपुल है, ऑलवेज सिक्स एक्सटर्नल वैलिडेशन। इसको हमेशा एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, हर बात की इसकी वैलिडिटी करना पड़ेगा आपको, हर बात को सामने, हाँ भैया तू सही कर रहा है, हाँ तू सही कर रहा है, एकदम सही कर रहा है, तो वो सही रहेगा। अदरवाइज आपने अगर ये नहीं बोला तो वो डिमोटिवेट तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में नॉलेज नहीं है उसके पास। ओवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम वेरी लेस अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम वेरी गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज अच्छी है, ज्ञान है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा अपने आप आ जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखोगे। इनकी कहानी वो है जो मैंने बताई, कैसे ये हुगली नदी को पार करके आते थे, देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया ना, है ना। क्या जरूरी था 3 साल वेतन नहीं लेने की, लेते, बट उन्होंने विद्रोह किया कि नहीं, ऐसा कैसे भी है, जो मिलेगा बराबर मिलेगा, है ना। मेहनत उतनी कर रहा हूं पढ़ाने में, मैं भी कर रहा हूं ना, तो मेहनत उतनी कर रहा हूं पढ़ाने में, वो इज्जत चाहिए, वो पैसा चाहिए जो कि अंग्रेज के टीचरों को मिलती है। तो बाद में 3 साल बाद इनको पूरा वेतन दिया जाने लगा, 3 साल बाद पूरा मिलने लगा इनको। इस विद्रोह को देखते हुए उन्होंने 3 साल बाद पूरा वेतन देना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्होंने पूरा वेतन देना स्टार्ट कर दिया। ये कहानी थी। उसके बाद क्या हुई कि जैसे जैसे आगे बढ़ी 1895 1893 के आसपास में, 1895 1893 के आसपास में इन्होंने उसी समय उसके आसपास में ही इन्होंने क्या किया कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, थोड़ी बहुत आपको मैं बता दूंगा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इस पे तो मैं अगर बात करूं, ट्रिपल ई एक ब्रांच होती है, ट्रिपल ई इंजीनियरिंग की, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूरी की पूरी कोर्स होती है ना, एक सब्जेक्ट है वहां पे। तो वहां पे डिटेलिंग है बहुत सारे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटोस्टैटिक्स है, उसके बाद वेव्स के बारे में है, अलग अलग मैक्सवेल की इक्वेशन है वो, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, तो मैं फिजिक्स वाले पोर्शन में आपको बता दूंगा। ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इन्होंने कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय तरंग की भी स्टडी की थी। हर्ट्ज का सिद्धांत है, हर्ट्ज का, ये हर्ट्ज का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इसकी स्टडी की थी, और कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की कोशिश की थी, ध्रुवीयकरण करने की कोशिश की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी की थी, विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी स्टडी की थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी आया कि क्या इन्होंने ये किया था, तो बोलेंगे हाँ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स से इन्होंने बताया था ना, डिग्री करने गए थे फिजिक्स, और डीएससी की उपाधि ली थी, डीएससी की, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बोटनी से रिलेटेड, ठीक है। और इन्होंने पहले तो फिजिक्स ही कंटिन्यू किया था, बाद में जाके इन्होंने बोटनी वगैरह ले लिया। पहले तो फिजिक्स में इनकी रुचि ज्यादा थी, बाद में जाके बोटनी वगैरह पौधा से इनको रुचि और बढ़ गई, तो इनको छोड़ के फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, जीव विज्ञान में एंट्री मार लिए, बोटनी में, है ना, पौधों से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, पौधों के लिए। लेकिन शुरुआत में फिजिक्स में, इसलिए देखो फिजिक्स से रिलेटेड स्टडी भी किया उन्होंने। इसके बाद इन्होंने 1893 1895 के आसपास में इन्होंने 75 फीट और फीट की डिस्टेंस तक, 75 फीट की डिस्टेंस तक ध्वनि को, साउंड को बिना तार के वायरलेस, बेतार तकनीक की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। बिना तार से इन्होंने भेज दिया 75 फीट की दूरी तक, 75 फीट की दूरी तक बिना तार के, ये तार वायर वगैरह है ना, वो उसका यूज नहीं किया, और उन्होंने 75 फीट की दूरी पे साउंड को, ध्वनि को भेज दिया। तो ये पहली बार बेतार तकनीकी की उद्घाटन इन्होंने कर दिया था, खोज, इन्वेंशन, है ना। वायरलेस टेक्नोलॉजी जो पढ़ते हो ना, अरे ब्लूटूथ वगैरह पढ़ते हो, वाईफाई पढ़ते हो, वाई मैक्स पढ़ते हो, लाईफाई पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ाऊंगा साइंस टेक में, तो ये है वो शुरुआत करने वाले। लेकिन जैसे ही इन्होंने किया, ये ऐसे व्यक्ति थे कि इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इस चीज को बताया था कि मैंने ये चीजें की है, 75 फीट की दूरी तक मैं भेज सकता हूं। इसके लिए उन्होंने एक कोहरर नामक यंत्र की को भी इजाद की थी। कोहरर, कोहरर क्या होता है, रेडियो वेव सिग्नल्स होती है ना, उसमें यूज किया जाता है, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी में कोहरर उस समय यूज किए जाते थे, ठीक है। और मैं कोहरर की जानकारी नहीं दे सकता हूं, बिकॉज ओवर हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी यहाँ पे, बट इतना समझ सकते हो कि रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स होती है ना, रेडियो तरंगे, उनसे रिलेटेड ये जो डिवाइस है ना, उसको, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना और रिसीव करने से रिलेटेड चीजें है ये कोहरर, और सारे बेतार तकनीकी में उस समय यूज किए जाते थे कोहरर। लेकिन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन्होंने इस बात को बताया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। लेकिन कुछ समय बाद, इसी समय के आसपास का समय, मार्कोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, मार्कोनी, इन्होंने इस बात को थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलने लगा कि मैंने भी कोहरर का इजाद कर लिया है, मैंने भी। और क्योंकि इन्होंने पेटेंट नहीं कराया था, ये उस विचारधारा वाले वैज्ञानिक नहीं थे जैसी बोस अपने, कि पेटेंट करा लूं मैं, ये मेरा हो जाए हक, ये इन्होंने कराया नहीं, है ना इसको। और ये पर्सन आते हैं, बोलते हैं मैंने कोहरर बना लिया है और मैं पेटेंट करा रहा हूं, और इनको पेटेंट करा लिया इन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोला मैंने भी कोहरर बना लिया है और मैं इसको पेटेंट कराऊंगा। तो ऐसा लोगों को लगा कि भाई सही में मार्कोनी तो बड़ा तेज है यार, क्योंकि इन्होंने पेटेंट वगैरह कराया नहीं था, तो कुछ चीजें आई नहीं थी सामने किसी को उतना। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इन्होंने बताया कि मैं ये चीजें खोज किया हूं, लेकिन मार्कोनी ने इसको पेटेंट करा लिया कि भैया मेरा बनाया हुआ चीज है ये, ठीक है। और बाद में पता चला कि जो मार्कोनी ने बनाया है, एक ऐसा बोला जाता है कि वहीं की पत्रिका थी अमेरिका की, उन्होंने इनसे पूछा मार्कोनी से, बताओ कैसे बनाए। तो इन्होंने, ऐसा भी बोला जाता है कि ये एक्सप्लेन करने में भी सक्षम नहीं थे कि इन्होंने कैसे बनाया मार्कोनी। तो कहीं ना कहीं चोरी किया इन्होंने, कहीं ना कहीं किया, इनकी चीजों को उठाकर बोल दिया कि मैंने बना लिया। तो इन पे ये क्लेम गया था, ठीक है। वहीं की पत्रिका थी, उन्होंने ही इस बात को पूछ दिया था कि कैसे बनाया आपने, तो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मार्कोनी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सीधा बात समझ में आती है कि उनकी चोरी का उजागर हो चुका था, कि यहां से आपने ले लिया, हमारे बोस जी का आपने उठा लिया कॉन्सेप्ट, ठीक है। और क्योंकि बोस ने पेटेंट नहीं कराया था,
तो उसके बाद इन चीजों को देखते हुए और क्या हुआ कि उस समय बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो इनसे कम संपर्क करने लगी कि भैया मुझे दे दो कॉन्सेप्ट, है ना, फॉर्मूला दे दो, मैं बेचूंगा बना बना के। तो ये व्यवसायिक व्यक्ति बनने से इनकार कर दिया, इनको व्यवसाय नहीं करना था, व्यवसाय नहीं करना था, बेचना उचना नहीं था कुछ, ठीक है। तो इनकार कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्वदेशी विचारधारा वाले वैज्ञानिक थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लोगों ने बोला भी था कि आप कर लो पेटेंट वगैरह, बट इन्होंने इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गया समय, तो ये इन्होंने क्या किया कि फिजिक्स को छोड़ के और इनकी रुचि जो है वो बोटनी में ज्यादा होगी, पौधे विज्ञान में, है ना, वनस्पति विज्ञान में इनकी रुचि बढ़ गई। तो इन्होंने क्या किया कि बोटनी को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इसी में आगे पढ़ाई करूंगा। लेकिन उस समय ये चल रही थी 1895 1897 और 1900 की बात के बीच है, उस समय की बात है कि उस समय ये बात चल रहा था कि कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं क्या इनमें जान होता है। तो कॉन्सेप्ट ये थी साइंटिस्टों के बीच में कि नहीं, इनमें जान नहीं होता है, इनमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है जैसे हम लोग करते हैं, सुख दुख का अनुभव अनुभव नहीं होता है इनमें, और इनमें भावनाएं नहीं होती है, इनमें वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है ना, करुणा नहीं होती है पौधों में। ऐसा कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों में होता है। लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, इनमें भी होता है, पौधों में भी करुणाएं होती हैं, वो दया, वो भाव, है ना, वो सुख, वो दुख, वो उत्तेजना, वो खुशी, वो सारी चीजें इसके अंदर भी होती है जो हम लोगों में होती है, वो पौधों में भी होती है। ये बात सुन के उस समय के साइंटिस्ट वगैरह बड़ी हंसने लगे इन पे कि क्या बोल रहा है ये पगला, है ना, क्या बोल रहा है ये। तो ये बात जो है, जो इन्होंने बोला, इस चीज को प्रूफ करने के लिए इन्होंने, इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था उन्होंने, ठीक है। और डिटेलिंग ज्यादा नहीं करूंगा, अदरवाइज वो फिर मैं ब्रोमाइड पे चला जाऊंगा, बहुत सारा है इसमें डिटेलिंग, मैं आपको तय बता रहा हूं ताकि आपकी काम हो जाए। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ नामक एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होता था कि थोड़ी सी भी अगर प्लांट की वृद्धि हो रही है ना, साइज बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे समय बढ़ता है तो प्लांट का साइज बड़ा होता है ना पौधे की, तो वो थोड़ा सा भी वृद्धि होगा ना, प्लांट की ग्रोथ होगी थोड़ी सी, तो उसको ये मैग्नीफाई कर लेगा, बहुत हजारों गुना लाखों गुना ये मैग्नीफाई करने की क्षमता रखता था, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कैसे है ये मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता हूं आपको, मैं ड्रॉ कर सकता हूं लेकिन आपके एग्जाम के टोटली बाहर हो जाएगा, इनफैक्ट नीट में भी नहीं है चीजें, और एग्जाम में पूछा नहीं जाता है ड्राइंग वगैरह उनसे रिलेटेड। क्रेस्कोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट थी, वो यंत्र था जिसके माध्यम से आप पौधे की वृद्धि वगैरह, ग्रोथ वगैरह को नाप सकते हो, और थोड़ी सी वृद्धि भी हो रही है तो उसको कई गुना मैग्नीफाई करके आप बता सकते हो कि हाँ ग्रोथ तो हुई है। ये वो इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। तो इन्होंने फिर उसके बाद क्या किया कि उत्तेजनाएं जो होती है ना पौधे के अंदर, उत्तेजनाएं, उसको बताने के लिए इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, बस सुनते जाना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उसके माध्यम से पौधों के अंदर उत्तेजना होती है एज कंपेयर टू केमिकल, केमिकल के माध्यम को छोड़ दो, इलेक्ट्रिकल से। और वो चीजों को पता करने के लिए आज भी क्रेस्कोग्राफ का यूज किया जाता है। आज भी जो उनकी उत्तेजनाएं होती है ना पौधों के अंदर, वो जो ट्रांसमिशन होती है सिग्नल्स की, वो इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है, केमिकल, रसायन से रिलेटेड नहीं है। तो वो आज भी, उस समय तो उतना इसका यूज नहीं था, लोग उतना नहीं समझ पाए, लेकिन आज उन चीजों में इसका यूज किया जाता है। और यही वो वैज्ञानिक थे कि फिजिक्स और बायोलॉजी को लिंक कर रहे हैं, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक और बायोलॉजी में लाइफ, मतलब प्लांट में उत्तेजना, तो लिंकिंग है ना इलेक्ट्रिसिटी और प्लांट वगैरह चीजों से, कि जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन हो रही है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल माध्यम से हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मैं बात करूंगा सेल वगैरह में आपसे, तो इनसे रिलेटेड है। तो इन्होंने जैव भौतिकी, बायोफिजिक्स की एक ब्रांच को जन्म दे दिया, जैव भौतिकी। तो कभी क्वेश्चन आया कि जगदीश चंद्र बोस किस ब्रांच के लिए बहुत ही योगदान दिया था, तो बायोफिजिक्स, जैव भौतिकी, ठीक है। जैव लाइफ, भौतिकी मतलब फिजिक्स को लीड किया, तो चीजों लाइफ के अंदर वो फिजिक्स को एंट्री करके देखने की कोशिश कर रहे थे। क्रेस्कोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट था, उस समय उतना चर्चा में नहीं था, बाद में लोगों ने इसको समझा अब जाके कि हाँ बात तो सही है, ये चीजें हैं। तो इनका ऐसा बोला जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ, और भी एक्सपेरिमेंट है, तो ये बात को सिद्ध करने के लिए कि हाँ भैया लाइफ में पौधों में ये दया भाव होती है, करुणा वगैरह होती है, सुख दुख होता है, उन्हें भी उत्तेजना होती है, उस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन बता रहा हूं, एक प्रयोग वाला। पेरिस में ये गए
और सारे साइंटिस्टों की जो गुट थी उसके बीच में इन्होंने साइनाइड का प्रदर्शन किया। साइनाइड जानते हो ना, पॉइजन है साइनाइड। अगर आप ले लोगे तो तुरंत रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगी, आप चले जाओगे सीधा, तुरंत रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाती है, साइनाइड पॉइजन। तो उन्होंने पौधे के ऊपर साइनाइड का पॉइजन पेरिस में फ्रांस उन्होंने डाला। ठीक है, तो यही सी बात है, पौधा मर गया। तो उन्होंने बताया देखो पौधा मर गया, मैंने पॉइजन डाला, विष डाला मैंने पौधे पे और पौधा मर गया। फिर उन्होंने शर्करा जो होती है ना, शर्करा शुगर सॉल्यूशंस वगैरह होती है, शर्करा वगैरह है ना, ग्लूकोज वगैरह इन चीजों से रिलेटेड, वो भी पौधे पे डाला। अब ग्लूकोज डालोगे तो पौधा मरेगा थोड़ी ना, पॉइजन तो है नहीं वो। तो मैंने इन्होंने फिर देखा देखो मैंने ग्लूकोज शर्करा डाला तो पौधा नहीं मरा, लेकिन मैंने साइनाइड डाला तो मर गया। पेरिस में हो रही थी। लेकिन उसी समय ऐसा भी बोला जाता है कि कहीं ना कहीं ये इतने उत्तेजित हो गए, जगदीश चंद्र बोस जो थे वहां पे साइंटिस्ट को दिखाते वक्त, ये उसी समय साइनाइड अपने मुंह में भी रख लिया इन्होंने, ऐसा भी बोला गया है। ठीक है, उसी समय इतना उत्तेजित हो गए थे और सारे के सारे वैज्ञानिक हैरान हो गए, चकित हो गए कि ये क्या कर लिया इन्होंने। ठीक है, ऐसा भी बोला गया है। इट में भी हिस्टोरियंस का अलग अलग व्यू हो सकता है, बट कहीं कहीं ये भी बातें बताई गई हैं। और मैं और भी व्यू बता सकता हूं बट ओवर हो जाएगी चीजें, है ना, बट आप इसको याद रखेंगे। तो रख लिया इन्होंने, ठीक है ऐसा। बट इससे सिद्ध हुआ वहां पे ये बात कि हाँ, आज के नई तकनीक के हिसाब से बहुत समय पहले ही, मतलब 1900 में ही पता चल चुका था, नई तकनीक आ चुकी थी, माइक्रोस्कोप वगैरह खोज हो चुकी थी पहले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो तकनीक से पता चला, नई तकनीकों से, कि हाँ जेसी बोस जो बोल रहे हैं वो तो सही है। पौधों में वो बात है, सुख दुख का अनुभव वो भी करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। हमारी भी जो लाइफ जैसे बचपन से बड़े होते हम लोग जाते हैं, वैसे भी पौधा का भी वही होता है, प्लांट्स का भी, वो भी छोटे होते हैं, बड़े होते जाते हैं। उनमें भी दुख होता है, उनमें भी सुख होता है, उनमें भी करुणा होती है, उनमें भी भावनाएं होती हैं, वो भी चिंतन करते हैं, वो भी सोचते हैं, वो भी खुश होते हैं, सब चीजें उनमें। तो ये बातें आधुनिक तकनीक से, न्यू टेक्नोलॉजीज के माध्यम से पता चली कि बात तो सही है जगदीश चंद्र बोस ने जो बताया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जगदीश चंद्र बोस से पहले भारत में किसी ने नहीं बताया था? ये तो पहले दुनिया के पहले आदमी थे ऐसे, अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख लो, मॉडर्न साइंस के भाव से देख लो, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों की ये बात कहना स्टार्ट किया था। और विरोध भी हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनसे पहले अपने देश में, इसको आप नोट कर लेना, हल्की हल्की चीजें हैं। ठीक है, मार्कोनी का मैंने बताया, हर्ट्स वगैरह सिद्धांत वगैरह, साउंड को ट्रांसमिट किया 75 मीट, कोहरर नामक यंत्र का इन्होंने वो किया, क्रेस्कोग्राफ से वृद्धि नापने की कोशिश की, बाद में बोटनी सब्जेक्ट इन्होंने ले लिया और बाद में उसी को कंटिन्यू किया। बायोफिजिक्स नामक ब्रांच की जन्म किया, इनको जन्मदाता है ये, जैव भौतिकी को इन्होंने जन्म दिया। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये पौधों से रिलेटेड जो जानकारी है ना, कि उनमें वही चीजें होती हैं जो हम लोगों में होती हैं। जैसे हमारी लाइफ जो होती है कि बचपन से लेते हुए आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं, बड़े होते हैं और आगे जाते हैं, उसी तरह पौधों में भी होती है। पौधे, ट्रीज में, प्लांट में भी वो चीजें होती हैं। तो ये जो चीज है ना, ये एक, फिर से मैं जा रहा हूं थोड़ा आयुर्वेद में, फिर से, ठीक है सॉरी, फिर से जा रहा हूं मैं, वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद, इस वृक्ष आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है, फिर से एक ऋषि मुनि का फिर से मैं नाम लूंगा, और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बट आप याद रखना, वृक्ष आयुर्वेद, वृक्ष प्लांट से रिलेटेड है, उसके अंदर सॉइल्स की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, प्लांट के रिलेटेड जो भी जानकारियां हो सकती है ना, कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, मिनरल्स क्या चाहिए, सॉइल क्या चाहिए, प्लांट्स की लाइफ कैसे होती है, वो सारी चीज इसमें बताई गई थी इसमें। और भारद्वाज मुनि फिर से आ गए, आपको याद है भारद्वाज मुनि, इंद्र से ज्ञान लिया, और चरक वाली कहानी याद है पूरी। भारद्वाज ऋषि ने इस उसमें कहा है, इस आयुर्वेद में, कि जो पौधे की जो लाइफ होती है, जीवन जो होता है, जो उनका बचपन से, जो अभी उन्होंने एक बीज से उन्होंने एक जन्म लिया है, अंकुरन हुआ है, और जैसे अपनी जिंदगी होती है हमारी मानव की अगर मान लो, तो वो बराबर है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं, उम्र बढ़ते जाती है, साइज बढ़ते जाती है, वैसे इनका भी है, ये भी आगे आगे बढ़ते जाते हैं, समय के साथ ये भी बड़े होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समानता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऋषि भारद्वाज ने लिखा है यहाँ पे वृक्ष आयुर्वेदा में, वृक्ष आयुर्वेदा में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखो इसी जानकारी को, क्योंकि इसी में पता चल चुका है कि प्लांट्स में भी भावनाएं वगैरह होती हैं, हमारे जैसे वो भी हैं, हम जैसे बड़े होते हैं वैसे पौधे भी बड़े होते हैं, वही क्या कहते हैं, स्टेजेस से निकलते हैं। जैसे
हम जिस स्टेज से निकलते हैं, है ना, बचपन, उसके बाद आगे आगे आगे, वैसे पौधे भी ऐसे निकलते हैं। तो ये इस चीज में लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसकी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके इसको दुनिया के सामने लाना, साइंटिफिकली प्रूफ करना, वो है अपने जेसी बोस। साइंटिफिकली चीजों को रखा सामने, लोगों के सामने, और ये हमारे ग्रंथ में तो लिखा ही है, जाहिर सी बात है, पहले ही ऋषि भारद्वाज जी ने इसमें लिखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कहानी थी। और अगर मैं बात करूं, ये इसलिए मैंने थोड़ा लिंक कर दिया बिकॉज यहाँ पे तो चीजें लिखा है, बस जगदीश चंद्र बोस ने साइंटिफिकली चीजों को एक साइंटिफिक बेसिस से एक्सपेरिमेंट वगैरह करके बताने की कोशिश की थी, है ना, जो चीज हमारे यहाँ कब का लिखा हुआ है, ठीक ना, इनके समय में। भारद्वाज मुनि जानती हो, अब सप्तऋषि में से एक थे, है ना, सप्तऋषि जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सप्तऋषि। ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया और दुनिया के संचालन करने के लिए 7 ऋषियों का भी उनका आगमन कराया, मानस पुत्र माने जाते हैं। और ये सबसे सिद्ध ऋषि में से माने गए हैं। आप रामायण में सुनने हो गए कि रामायण में जब चले थे राम जी, तो पहले इनके आश्रम में पहुंचे थे, फिर कुछ दिन रुके, क्योंकि अयोध्या के पास इनका आश्रम था, तो राम जी वहां रुकना नहीं चाहते थे, तो फिर इनसे बोले कि मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो ये भी समझ गए कि मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा राम जी को। इन्होंने बोला कि चित्रकूट जाइए, फिर वहां पे उनको सलाह दिए कि चित्रकूट जाके रहिए। ठीक है, तो ये कहानी है। उसके बाद फिर भरत जी भी आए थे, उनका भी इन्होंने बहुत सम्मान आदर किया, खूब सम्मान आदर किया, है ना। जब भरत जी वापस मिलने आए थे राम जी से वन में, तो इन्होंने बहुत सम्मान आदर किया था भरत जी का, राम जी से भी ज्यादा, ऐसा बोला जाता है ना। रामायण में आपने कहीं सुना होगा, ये चीजों को देखा भी होगा, तो ये सम्मान। उसके बाद इनके बारे में कहानी है कि बहुत सारी बृहस्पति के बड़े भाई, और कहीं कहीं तो बृहस्पति भी लिखा हुआ है कि उनके पुत्र थे बृहस्पति के बड़े भाई। और इनका जो क्या कहते हैं, इनकी जो माता का नाम है ममता था, ममता। और बृहस्पति के कहीं पुत्र लिखा हुआ है, और कहीं कहीं इनके बड़े भाई का, बृहस्पति के बड़े भाई का पुत्र लिखा गया। माता का नाम ममता था। कहीं कहीं आप देखोगे कि जो इनके पुत्र हैं वो एक पुत्र एक बेटी, और कहीं कहीं आपको दिखेगा 2 पुत्र 2 बेटी, और 2 बेटी का जो शादी हुआ है दोनों के दोनों ऋषि हैं। और एक ऋषि का जो बच्चा है ना, जो इनकी बेटी का बच्चा है, वही कुबेर है। ठीक है, कुबेर। तो ये कहानी मैं कभी बता दूंगा। और फिर इनकी एक क्या कहते हैं, जो परी होती है ना, परी, जैसे कि वो विश्वामित्र की कहानी है, कैसे उन्होंने मेनिका पे उनका वो आ गया था, मन आ गया था, दिल आ गया था, वैसे इनका भी आ गया था दिल। तो उससे एक पुत्र होता है, बहुत ही प्रभावशाली पुत्र होता है, दिव्य पुत्र होता है, जिसको द्रोण बोलते हैं, द्रोण। और द्रोण जो है उसका नाम, उसकी माता का नाम द्रोणी, द्रोणी से उसका द्रोण आया है। और फिर दूसरी कॉन्सेप्ट आती है कि द्रोण जो क्या कहते हैं, दोना होता है ना, दोना जिसमें खाते हो, दोना, दोना में वो पैदा हुए थे, मतलब दोना में उनका जन्म हुआ था वहां पे, तो इसलिए द्रोणाचार्य, जो गुरु द्रोणाचार्य, तो वहां से। तो कहीं ना कहीं ऐसी कहानियां हैं, मैं बता दूंगा कभी और अलग से भी। और 7 सप्तऋषि का हम संतान माने जाते हैं पूरे हिंदू धर्म में। आप देखोगे माइथोलॉजी में, तो पूरे के पूरे ये लोग जो है वो सप्तऋषि के संतान ही है, और वही इसके संचालक कर रहे हैं। तारा वगैरह आप जानते हो, स्टार्स वगैरह सप्तऋषि दिखते हैं, जो हमारे माइथोलॉजी में बताया जाता है चीजें। तो वो कहानी है। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ये कहानियां बताते रह जाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बन चुका था क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ बन चुका था। क्रेस्कोग्राफ जो वृद्धि नापने के लिए, और मैंने ये थोड़ा लिंक कर दिया आपको, वृक्ष आयुर्वेदा, ऋषि भारद्वाज जी ने उसमें कहा है, वही लाइफ जैसे स्टेज हमारी है वैसे पक्ष पौधों की भी है, प्लांट्स की भी है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया, एक क्रेस्कोग्राफ प्लांट ग्रोथ के लिए, प्लांट की वृद्धि नापने के लिए, ठीक है ना, ग्रोथ। बहुत ही मैग्नीफाई कर देता था, आवर्धन उसका मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा कर देता था, कि इतनी सी भी ग्रोथ हुई है तो बता देगा ग्रोथ हुई है, ये इंस्ट्रूमेंट, ये डिवाइस। उसके बाद रेजोनेट रिकॉर्डर, रेजोनेट रिकॉर्डर। तीसरा, इन्होंने सारा ये यंत्र बनाया, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण, रिकॉर्ड करना उसको, सिंथेटिक, सारे एक्सपेरिमेंटल व्यू ये कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक रिकॉर्डर, ठीक है। उसके बाद चौथा, फाइटोग्राफ, फाइटो मतलब प्लांट होता है, पौधा, फाइटोग्राफ। ये एक ग्राफ था, मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ग्राफ, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो उसमें फाइटोग्राफ की चीजें, इसमें प्लांट से रिलेटेड चीजें ग्राफ में प्लॉट किया गया था, वो नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये 4 आप इंस्ट्रूमेंट याद रखेंगे, इन्हीं का बनाया हुआ है 4 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और सब ये एक्सपेरिमेंटल व्यू ये वहां पे दिखाना
सब कुछ दिखा रहे थे। इससे वृद्धि नापा, ये रिकॉर्डर अलग है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए है ना, उससे रिकॉर्डिंग के लिए फाइटोग्राफ, ये ग्राफ बनाने की कोशिश की गई थी। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप अपना ध्यान रखेंगे कि ये चीजें इन्होंने बनाया है, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद समय आते गए, बीतता गया, समय आगे बीतता गया, और इन्होंने बोटनी ले लिया। मैंने बताया प्लांट जगत को इन्होंने पसंद किया, और बोटनी को इन्होंने पादप जगत को इन्होंने अपना स्टडी के रूप में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद जो कहानी है, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी, 10 ऐसे बुक्स लिख डाला इन्होंने आगे चल के, जिसमें से एक है बुक नर्वस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट, मोटर मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट, मोटर मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट, द प्लांट रिस्पॉन्स, है ना, और द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट, द मोटर मैकेनिज्म ऑफ द प्लांट, द प्लांट रिस्पॉन्स, है ना। ये ऐसी बुक्स इन्होंने 10 ऐसी बुक्स लिखी है ना इस दौरान, लेकिन मैं 3-4 बुक आपको बता दिया। और उसके बाद इसकी कहानी ये है कि ये एक सभा में थे, और उनमें आयोजन हो रहा था, और इनको अवार्ड मिलना था। उस अवार्ड के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी भी वहां पे थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उस अवार्ड के दौरान जब बाहर ये लोग आए अवार्ड लेके, जब इनको अवार्ड मिला जेसी बोस को, तो उन्होंने कहा कि मैंने जेसी बोस से वो चीज सीखी है ना, ऐसी चीज मैंने इनसे सीखा है कि कैसे खराब परिस्थिति हो तो कैसे अपना और अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है, सर ऊंचा किया जा सकता है अपना अपने देश का, वो मैंने जेसी बोस से सीखा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, जिनका जन्म कटक में हुआ था, कटक उड़ीसा, भुवनेश्वर में जब सुने हो ना वहां पे। सुभाष चंद्र बोस जिनके गुरु सीआर दास थे, सीआर दास जी गुरु थे, सीआर दास सुभाष चंद्र बोस के, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने भी आईसीएस का एग्जाम निकाला था, इंडियन सिविल सर्विसेज, वही यूपीएससी वाली निकाला था, लेकिन सीआर दास के कहने पे आईसीएस को छोड़ दिया था उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सीआर दास उनके पॉलिटिकल गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा। महात्मा गांधी भी इनके दोस्त थे, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी इनके दोस्त थे, है ना। और उसके बाद सत्येंद्र बोस इनके सहयोगी थे, सत्येंद्र बोस इनके सहयोगी थे, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, विवेकानंद इनके दोस्त थे, महात्मा गांधी भी आ चुके थे इस समय। 1915 आपको पता है 9 जनवरी 1915 भारतीय प्रवासी दिवस आने वाला भी है, 9 जनवरी 1915 भारतीय प्रवासी दिवस। मतलब जो फॉरेनर्स हैं, ओवरसीज इंडियंस और एनआरआई वगैरह, जो भी भारत के लिए जो योगदान दिया है उन्होंने, भारत को डेवलप करने में, भारत अपने देश को ऊंचा करने में, उनकी डेवलपमेंट, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, तो डेवलपमेंट करने में जो भी योगदान रहा है, उनके लिए हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं ना। 9 जनवरी को आए थे ना महात्मा गांधी इंडिया में। गोपाल कृष्ण गोखले उसके पॉलिटिकल गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी के। और 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से यहाँ पे, तो उस दिन को ही हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 9 जनवरी आने वाला है, और ये कहीं ना कहीं कोरोना इशू में ऑनलाइन चल रही हैं चीजें ये सब, ठीक है, जो दिवस मनाए जा रहे हैं। तो ये अपनी कहानी है इनकी, और आज इतना ही मैं रखता हूँ। अगले क्लास से मैं माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और भी चीजें बताई जा सकती है, बट रिक्वायर्ड नहीं है। इनकी जेसी बोस बोटेनिकल गार्डन है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, नियर शिवपुर हावड़ा। शिवपुर हावड़ा लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। चीजें बहुत है, लेकिन वही वही बता रहा हूँ, बुक्स में लिख दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नियर शिवपुर हावड़ा कोलकाता, वहां पे आचार्य जेसी बोस बोटेनिकल पौधा, बस इसके अंदर है बहुत सारी चीजें, म्यूजियम वगैरह भी है, बट आप इतना बोटेनिकल से याद रखेंगे पौधा, बोटेनिकल गार्डन। पहले इसको रॉयल बोटेनिकल गार्डन ही बोलते थे, पहले इसका नाम रॉयल बोटेनिकल गार्डन भी था, इंडियन बोटेनिकल गार्डन भी था। रॉयल क्योंकि ब्रिटिश टाइम में था ये, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, लेकिन अभी आचार्य जेसी बोस बोटेनिकल गार्डन नियर शिवपुर हावड़ा में है ये, ठीक है। और ये लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है एशिया का, लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ एशिया, ठीक है। और इसके अंदर और भी कहानियां हैं, कितने किताब से रखे, कितने इसके अंदर पौधे रखे गए हैं, कई हजार, 12,000 से भी बहुत ज्यादा हैं पौधे वगैरह। और इसमें यहाँ पे एक बनियान ट्री है, मैं बता दे रहा हूँ, ओल्डेस्ट बनियान ट्री, जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है ना, बनियान, बरगद का पेड़, वो ओल्डेस्ट बनियान ट्री वो यहीं पे है, इंडिया का ओल्डेस्ट बनियान ट्री, सबसे पुराना यहीं पे है बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है ना, जो कि नेशनल ट्री है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बनियान, है ना, बरगद का पेड़,
वो यहाँ पे सबसे पुराना है, इस बोटेनिकल गार्डन में आपको मिल जाएगा। बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, एक जगह आपको जड़ दिखेगी और लगेगा कि कहाँ कहाँ फैल चुका है ये पूरा। बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट है, ओल्ड सबसे पुराना। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इसको नोट कर लेंगे और अगले क्लास में माइक्रोबायोलॉजी में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मैं उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन बताऊंगा आपको, उसके बाद आगे हम लोग अलग अलग ब्रांचेस में स्टार्ट करते जाऊंगा। सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, अलग अलग जो ब्रांचेस है, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, विनीकल्चर, सारे ब्रांचेस को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग सेल, कोशिका पढ़ेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई है कोशिका जीवन की, है ना। उसका हम लोग सेलिडन स्वान की थ्योरी पढ़ेंगे, रोडोल्फ विरकोव की बात करेंगे। उसके बाद आगे मूव करेंगे, सेल के अंदर हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जो कि साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, वैक्यूल्स हो गए प्लांट सेल में जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया जो प्लांट सेल में है, प्लास्टिक जो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। इन चीजों की मैं सेल में बात करूंगा, फिर आगे मूव करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर अलग अलग चीजें बात करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। रिवाइज करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं तो आइडिया आपको लग रही होगी। ठीक है, तो थैंक यू। और मेरी मेहनत को सराहने के लिए अगर आप जितने लोगों को देंगे ये वीडियो तो उतना फायदा होगा, क्योंकि मैं यूपीएससी नहीं पढ़ा रहा हूँ, चीजें नीट की भी आने वाली हैं, गेट का मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और भी चीजें आने वाली हैं, तो सारे लोगों को फायदा हो इसलिए मैं ऑनलाइन पे आया हूँ। ठीक है, ऑनलाइन आने का ये सबसे बड़ा मेरा मोट्टो है, उद्देश्य है। तो लोगों को दे ताकि लोगों को फायदा हो, मेरी खुशी सबसे बड़ी इसी में है ना। ठीक है, क्योंकि मेरी जो डाइवर्सिटी है वो अभी आप समझ नहीं पाओगे, आने वाले 2-3 महीने में आप मेरी डाइवर्सिटी समझ जाओगे, मैं कितने सब्जेक्ट्स और कितने बड़े बड़े फील्ड को मैं कवर कर सकता हूँ। इनफैक्ट मेडिकल का फील्ड हो, इंजीनियरिंग का फील्ड हो, फार्मेसी का फील्ड हो, या यूपीएससी की बड़ी बड़ी जो आप ले ही रहा हूँ मैं, स्टार्ट कर साइंस टेक पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ऑप्शनल ज्योग्राफी, यस, जियोलॉजी ऑप्शनल होगी, बहुत सारी ऑप्शनल में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, टाइम की रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मिलता है कि नहीं, बट फिर भी मैं मैक्सिमम कवर करूंगा। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये संभव है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। ठीक है, तो थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ब्रांचेस कवर करेंगे, माइक्रो क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी से कुछ ब्रांचेस को पढ़ ले, उसके बाद सेल में एंट्री करेंगे और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। फिर लिमिटेड चीजें हैं आपके एग्जाम में, जितनी आती है उतना बात करूंगा। उसके बाद कुछ पॉलिसी हम लोग बात कर लेंगे, इंद्रधनुष क्या है, अलग पॉलिसी है, प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, भारत सरकार की अलग अलग जो पॉलिसीज हैं जो रिलेटेड है बीमारियों से रिलेटेड, हेल्थ आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसकी बात कर लूंगा। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ओके, बाय।